आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हैशटैग एजुकेशन में। आज हम लोग मॉडल सेट 2 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। आइए देर न करते हुए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा। तो आप लोगों को बताया गया था कि f इक्वल्स टू क्या होता है, r/2। तो इसमें क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू r/2। पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन कहे या फिर प्रकाश के अपवर्तन कहे, दोनों के दो ही नियम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है या फिर क्या होता है। तो कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं वह प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण को। ठीक है, पीछे के दृश्य को देखने के लिए गाड़ियों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए युक्ति नहीं की जाती है। तो जल, कांच, प्लास्टिक, ये तीनों तो कर ही सकते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में कहीं नहीं करते हैं। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि f का मान 12 सेंटीमीटर तब r का मान क्या होगा। तो f का मान कितना दिया हुआ है, f इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया था कि अभी f इक्वल्स टू क्या होता है, r/2। ठीक है, तो f मेरा कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। 12 इक्वल्स टू r/2, तो 12 इंटू 2 कर देंगे इक्वल्स टू r हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24 इक्वल्स टू r। तो आंसर कितना आ गया, 24। तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रदीप का मतलब समझते हैं ना, हेडलाइट जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव क्या होता है। अवतल लेंस के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, डायोप्टर मात्रक है किसका, लेंस की शक्ति का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर में क्या कहता है, कहता है 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकांतर क्या होगा। तो 2 डायोप्टर मतलब क्या दिया हुआ है, पी हम लोग का दिया हुआ है कितना, 2 डायोप्टर। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, एफ निकालना है। तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है, 1/p होता है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2। तो कट करके कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। और आंसर कितने में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। देखो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई करते थे सर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान आसान सवाल है। फिर कहता है आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है।
आँख के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। कहते हैं दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? चलिए देखते हैं कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सो देखिए क्या कहता है, अभिक्रिया से पहले यहाँ क्या है, देखिए 2NaHCO3, ठीक है। वही अभिक्रिया के बाद यहाँ पे टूट जा रहा है ना, व्यूजन हो जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, तो इसको वियोजन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं, ठीक है। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, ठीक है। तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया इसमें संतुलित है? देखिए एन नंबर में तो है नहीं, वो देख के पता चल रहा है, यहाँ Na2 है तो यहाँ तो 2 है ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है, ये है देखिए यहाँ पर Zn CuSO4 SO4 है, CuSO4, तो ये संतुलित है, ये हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर 15 का 4। 16 का देखते हैं, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि, और अपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन का कम होना। तो देखिए यहाँ क्या है, PbO प्लस Cu, तो Pb से ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है, मतलब Pb में क्या हो रहा है? अपचयन, और Cu में उपचयन। तो देखिए Cu P, इसका बी नंबर होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, CuO प्लस Pb, ये होना चाहिए, ठीक है, ये आंसर होगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है 17 नंबर क्वेश्चन, कहता है विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? विकृत गंधी जो हो जाता है, ठीक है, तो वह कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? तो विकृत, हाँ भैया, तो विकृत गंधी होने का क्या कारण है? उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जा रही है, अर्थात ऑक्सीजन का वृद्धि होना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, इनमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो उष्मा निकलती है ना, तो उसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। कहता है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग धूसर हो जाता है, दूसरा हो जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो क्या कहता है, लोहे की कील मतलब Fe को CuSO4 में डालने पर उसका रंग बदलता है ना, तो क्या होता है, ये अधिक अभिक्रियाशील है ना, तो FeSO4 हो जाएगा प्लस Cu हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें हम लोग देखते हैं विस्थापन हो रहा है ना, इसके पास से विस्थापित हो जा रहा है, विस्थापन अभिक्रिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर में क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक इसमें से कौन सा है? लिटमस होगा, ठीक है। 21 नंबर में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? अर्थात लिटमस पत्र को अगर हम एसिड में डालते हैं तभी उसका रंग बदलता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्या है, HCl जो है सो एसिड है, HNO3 भी एसिड है, CH3COOH भी एसिड है, ये देखिए ये जो है ये एसिड नहीं है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर में क्या कहता है, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? NaCl, NaCO3, CuSO4 5H2O, NaHCO3, तो क्या होगा इसमें से? CuSO4 5H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्र में हम लोग किस लवण का उपयोग करते हैं? NaHCO3 का उपयोग करते हैं,
कहता है जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। क्योंकि क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित रहते हैं, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, उसमें क्लोराइड उपस्थित रहते हैं, उदासीन हो जाता है, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है। यह पदार्थ में कौन अम्ल है? तो अम्ल का pH मान किससे कम रहता है? 7 से कम रहता है तो वह क्या होता है? एसिड होता है। और 7 से ज़्यादा रहता है तो वह बेस होता है। और 7 रहता है तो वह न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो 2 है, 2 7 से कम है, अर्थात क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है इस चित्र में कौन सी विक्रिया हो रही है? तो देखिए यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और इसमें क्या रखा हुआ है? सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्टों पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाती है? वह उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, कहता है प्रकाश संश्लेषण में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? किसके टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो वह है जल। ठीक है, 28 का क्या हो जाएगा? जल, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में जो होता है प्राणिसम संभोजी पोषण होता है, ये हो जाएगा। कहता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो वह कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, वह कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहता है पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो वह जाइलम के द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा। ठीक है, कहता है किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो उसके लिए जनन आवश्यक है। कहता है दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो दिया गया चित्र में क्या हो रहा है? देखिए, एक है, उससे को 3 भाग में बांटा और फिर वो अपना अलग अलग शेप ले लिया, तो उसमें क्या हो रहा है? पुनरुद्भवन हो रहा है। ठीक है, ऐसे को क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं हम लोग। कहता है 35 नंबर में परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं। कहता है भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? तो उसको कहाँ से पोषण मिलता है? प्लेसेंटा से। ठीक है, एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या क्या विशेषता होती है? वह तेजी से जलता है, उसमें स्वयं आग लग जाए, वह महंगा होता है, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। क्या हो सकता है बताओ? प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। ठीक है, कहता है पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक है, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल किस मतलब हवा की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन समाप्य ऊर्जा के स्रोत हैं? सौर ऊर्जा कभी समाप्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कोयला समाप्त हो सकता है। नाभिकीय ऊर्जा नहीं हो सकता है। ज्वारीय ऊर्जा नहीं हो सकता। तो क्या है इसमें? कोयला हो जाएगा। कहता है पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कोश में परागकण होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज मॉडल सेट साइंस का सेट 2 का फुल सॉल्यूशंस को देखा है। सेट 1 का सॉल्यूशंस आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कृपया करके वहाँ से जा करके ज़रूर देख लें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
धन्यवाद।